Now the matter is that why there is decline of the Indian export in 19th century. Means the export which was 33% in 1811-12, price piece goods account for 33% of India's export. By 1850s 51 it was no more than 3%. Why it is so? Means भारतीय एक्सपोर्ट में गिरावट के क्या कारण थे? नाउ वी आर गोइंग टू शेयर why did this happen, what were its implication. As the cotton industry developed in England, industrial group began worrying about import from other countries. What happened? As I told that industrialization was held in the second half of 18th century, and in 18th century, here after establishing the political power in India, he tried to export the prepared cloth from India to Britain. But in 19th century there was a development of cotton industry in Britain itself. ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में डेवलप हुई. जब 19th सेंचुरी में डेवलप हुई तो अब उन्होंने सोचा कि जो तैयार माल बाहर से मंगा रहे हैं उसको रोक दिया जाए. उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया. कौन? वहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है. सेकेंड थिंग, जो ब्रिटेन में बन रहा था उसको दूसरे देशों में बेचने पर दबाव बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको दूसरी जगह बेचे. तो पूरी तरह से व्यवस्था बदल गया. जो 18th सेंचुरी में भारत से सामान ब्रिटेन जाता था, अब 19th सेंचुरी में ब्रिटेन से भारत आने लगा मैनचेस्टर के प्रोडक्ट. और यही नहीं, समय के साथ वो हमसे रॉ मटेरियल लेने लगे. जो वो पहले फिनिश गुड्स लेते थे 19th सेंचुरी में हमसे रॉ मटेरियल लेने लगे और फिनिश गुड्स वो हमारे यहाँ भेजने लगे. लेट अस सी. As cotton industry developed in England, industrial group began worrying about import from other country. जैसे इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई जो कि 19th सेंचुरी में हुई, वहाँ का जो इंडस्ट्रियल ग्रुप था दे बिगिन वरिंग अबाउट इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री. दूसरे देशों से जो इंपोर्ट होकर के वहाँ पे आ रहा था उसके बारे में चिंतित हो गया कि जब बाहर से ही सामान आएगा तो ब्रिटेन के का कॉटन का क्या होगा. They persuaded the government to impose import duty on cotton textile so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. Wait. So what happened that they persuaded government to impose import duty on cotton textile so that Manchester good could sell in Britain without facing any competition from outside. तो कॉटन इंडस्ट्री जब डेवलप हुई, ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई तो उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट पे दबाव बनाया. दे परसुएडेड गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी कि जो सामान बाहर से आ रहा है उसके ऊपर आयात कर लगाया जाए ऑन कॉटन टेक्सटाइल सो दैट मैनचेस्टर गुड कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड. इसलिए क्योंकि जो मैनचेस्टर में बने हुए क्लोथ हैं वह भारतीय बाजार में बिना किसी कंपटीशन के वो चल सके, बिना किसी कंपटीशन के वह आराम से उनको बेचा जा सके. At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufactured in Indian market as well. इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएड किया, प्रमोट किया कि आप ब्रिटिश में बने हुए क्लोथ को भारतीय बाजार में बेचिए.
तो दो काम किया गया। इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ने क्या किया कि ब्रिटेन के गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि जो क्लोथ दूसरे देशों से आ रहे हैं उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लिया जाए, और प्लस उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि ब्रिटेन के बने हुए क्लोथ को दूसरे बाजारों में आप बेचिए। इज इट क्लियर? नाउ सी, एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अर्ली 19th सेंचुरी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत में 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगा। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी. At the end of 18th century, there had been virtual no import of cotton piece goods into India. 18th सेंचुरी के लास्ट तक ब्रिटेन से लगभग कुछ भी एक्सपोर्ट होकर के नहीं आता था। Is it clear? At the end of 18th century, there had been virtually no import. कुछ भी हम मंगाते नहीं थे ब्रिटेन से जो है of cotton piece goods into India. But by 1850s, cotton piece goods constitute over 31% of the value of Indian import. भारत से जो इंपोर्ट होता था उसमें भारत but by 1850 cotton piece good constitute over 31% of the values of Indian import. Means ब्रिटेन में भारत से जो चीज़ें मंगाई जाती थी उसका 31% प्रिपेयर माल था जो है, एंड बाई 1870s दिस फिगर वाज ओवर 50%। 50% इम्पोर्ट होने लगा, भारत में मंगाया जाने लगा। 1850s में जो तैयार माल थे जो ब्रिटेन से मंगाए जाते थे वह 31% तक पहुंच गया, और 1870 तक वह 50% तक पहुंच गया। मीन्स ब्रिटेन से भारत आने का क्रम जो है वह अब इंक्रीज होने लगा। तो 18th सेंचुरी में भारत के क्लोथ ब्रिटेन में जाते थे, और 19th सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि 1850 तक 31% जो पीस गुड्स थे वह ब्रिटेन से इंडिया आने लगे, और 1870 तक लगभग 50% उनका फिगर हो गया। कॉटन वेवर इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। हमारे यहाँ के जो कॉटन बुनकर थे वो दो तरह की समस्या को झेलने लगे जो है। किस प्रकार से? जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट था, जो वो ब्रिटेन के बाजार में बेच पाते थे, अब वो नहीं बेच पा रहे थे, और साथ ही साथ जो मैनचेस्टर से प्रोडक्ट इंडिया आने लगे तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते होते थे, क्योंकि मशीन में बने होने के कारण उनका मुकाबला हमारे इंडियन वेवर्स नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से उनका एक्सपोर्ट मार्केट भी कोलैप्स हो गया और लोकल मार्केट में भी वो अपनी पहुंच नहीं बना पाए सर। Cotton weavers in India thus faced two problems at the same time. Their export market collapsed and the local market sink, being glutted with Manchester import. Glutted means भर गया जो है। मैनचेस्टर से जो आने वाले क्लोथ से भारतीय बाजार पूरी तरह पट गया। Produced by machine at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. मशीन से बने होने के कारण उनकी प्राइस कम थी, जिस कारण से इंपोर्टेड कॉटन गुड्स इतने सस्ते होने के कारण हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए सर। By 1850s, reports from most weaving regions of India narrated story of decline and resolution. 1850s के आसपास भारत के बुनकर क्षेत्रों से जो है वह डिक्लाइन की खबर आने लगी कि अब उनका व्यवसाय घाटे में जा रहा है। By 1860s, weavers faced a new problem. वो प्रॉब्लम क्या थी? They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. अच्छे क्वालिटी के रॉ कॉटन उनको नहीं मिल पा रहे थे।
क्योंकि अब रॉ कॉटन ब्रिटेन भेजा जा रहा था और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया आ रहा था। When the American Civil War broke out and cotton supply from the US were cut off, Britain turned to India. जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ तब क्या हुआ? एक्चुअली ब्रिटेन अमेरिका से भी कॉटन क्लॉथ लेता था और इंडिया से भी लेता था, लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका से सप्लाई आना बंद हो गया। तो 1860s के बाद पूरी तरह रॉ कॉटन के लिए, अच्छी क्वालिटी के रॉ कॉटन के लिए इंडिया के ऊपर निर्भर हो गया। ए सिविल वॉर ब्रोक आउट एंड कॉटन सप्लाई फ्रॉम द यूएस वेयर कट ऑफ, Britain turned to India as raw cotton export from India increased and the price of raw cotton shot up, जिसके वजह से रॉ कॉटन का जो एक्सपोर्ट था भारत से वह इंक्रीज होने लगा और प्राइस ऊपर जाने लगा। प्राइस जब ऊपर जाने लगा, महंगा होने लगा, तो भारतीयों के लिए उसको खरीदना और खरीद करके हाथ से बुनना और उसको मार्केट में बेचना ये लगभग असंभव हो गया, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता था। वीवर्स इन इंडिया वेयर स्टॉप्ड ऑफ सप्लाई एंड फेसेस टू बाई रॉ कॉटन एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। हमारे यहाँ के जो बुनकर थे वह सप्लाई की कमी महसूस करने लगे। स्टॉप्ड ऑफ सप्लाई एंड फोर्स टू बाई रॉ कॉटन एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस मीन्स जो एक आशा से ज़्यादा महंगा था जो है। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, ऐसी सिचुएशन में बुनकरी का जो धंधा था वह फायदेमंद नहीं रहा। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में हम देखते हैं कि भारत में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होने लगा। जो मैनचेस्टर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आते थे अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हो गया, जिस कारण से बुनकरी किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं रही। Then by the end of 19th century, weavers and other craft people faced yet another problem. Factories in India began producing, flooding the market with machine goods. How could weaving industry possibly survive? ऐसे सिचुएशन में बुनकर उद्योग किस प्रकार से सर्वाइव कर सकता था? It was not possible to continue the weaving sector till end of 19th century. That's all in this video lecture.